जिस शाम शेखरन ने चित्रा को कैद किया था, उसी दिन दोपहर के बाद चेतन और पारस जी दोनों महात्मा अकाल देव से मिलने जाने वाले थे। शाम होते होते वो दोनों पारस जी के वाहन से चलते हुए सुमेरपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी के निकट जा पहुंचे। जैसे ही गाड़ी रुकी तो चेतन बाहर निकलकर उस पहाड़ी को देखते हुए बोला, क्या हम उस पहाड़ी पर जाने वाले हैं? पारस जी ने आगे चलते हुए जवाब दिया, हाँ, उस पहाड़ी के करीब ही महात्मा जी का पंडाल लगा है। इसके बाद वो दोनों पैदल ही उस पहाड़ी की ओर निकल गए। चेतन चढ़ते चढ़ते थक रहा था। वो इसी तरह से हांफती हुई आवाज में बोला, लगता है ये महात्मा काफी समय से यहाँ किसी तरह की साधना में लीन रहे होंगे। तब पारस जी ने भी जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ये महात्मा तो कहीं और से आए हैं। कुछ दिन पहले ही इनके चमत्कारिक किस्से सुनने को मिल रहे थे। तब एक दिन मैंने खुद यहाँ आकर महात्मा के दर्शन किए और चमत्कार देखो, हमारा जो सच सबसे छिपा रहता है वो भी उन्हें पता था। तब मुझे उन पर यकीन हो गया। फिर जब काशी जी का मुझे फोन आया तब मैंने हमारी समस्या महात्मा जी तक पहुंचाई और ईश्वर की कृपा से आज हम उनसे मिल पाएंगे। चेतन पारस जी की ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब पारस जी ने कहना बंद किया तब चेतन मन ही मन खुद से बात करते हुए बोला, आज अगर मुझे खूनी वधू के अंत का तरीका पता चल गया तो मैं बिना किसी देरी के फूलपुर लौट जाऊंगा। पता नहीं वहां सब कैसे होंगे। ये सोचकर चेतन एक पल के लिए थोड़ा सा उदास हो गया। थोड़ी देर में वो दोनों पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। ऊपर पहुंचकर जैसे ही चेतन ने चारों तरफ देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ मनमोहक हरियाली और उसके बीच में बना पंडाल, साथ ही सेवा करते कई सारे लोग। चेतन ये सब देखकर हैरान था। दोनों महात्मा जी के प्रवचन स्थल के सामने जाकर रुक गए। तभी एक सेवक आकर पारस जी से बोला, महात्मा जी को आपके आने की सूचना मिल गई है। आप कुछ देर प्रतीक्षा करें, वो जल्द ही आपको भीतर बुलाएंगे। ये सुनते ही चेतन आश्चर्य से बोला, अरे पारस जी, महात्मा जी को कैसे पता कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं? इस बात का जवाब तो पारस जी के पास भी नहीं था। वो चेतन की ओर देखकर बोले, शायद इसलिए कि वो महात्मा है। कुछ पल के इंतजार के बाद एक सेवक ने उन्हें अंदर आने को कहा। जब चेतन और पारस उस बड़े से पंडाल के अंदर दाखिल हुए, चेतन उस जगह की भव्यता को फटी आंखों से निहार रहा था। तभी सामने बड़े से आसन पर बैठे महात्मा, जिनकी लंबी दाढ़ी मूछें जो कि सफेद हो चुकी थी, जिन्हें देखने से लगता था कि वो काफी उम्र दराज है, वो चेतन को देखते ही एक बुलंद आवाज में बोले, आओ फूलपुर के अरुणोदय और लावण्या के परपौत्र, आओ। जब चेतन ने उनके शब्दों में अपने परदादा और परदादी का नाम सुना तो वो हैरान रह गया और पारस जी की ओर देखने लगा। तब पारस जी तुरंत बोले, नहीं, हमने कुछ नहीं बताया। तब चेतन हाथ जोड़ते हुए उनके करीब जाकर बैठ गया। जहां चेतन का ये सफर दिन के आखिरी हिस्से में जाकर पूरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ शेखरन ने रात के पहले प्रहर में चित्रलेखा को कैद कर लिया था। वो बृजमोहन को आदेश देते हुए बोला, मोहन, अब अपने प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू करो। अब हमें किसी से कोई भी भय नहीं है। इस आत्मा के जरिए हम सभी का अंत करेंगे। आज मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूंगा। एक बार जब ये पूरा रक्षक कुल साफ हो जाएगा, फिर बारी होगी पूरे फूलपुर की। एक बार फिर पूरे फूलपुर में आग लगेगी। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि कभी सालों पहले लगी आग में मेरी माँ और मेरा भाई जले थे, और आज लगने वाली आग में उनके हत्यारे और उनका परिवार जलेगा। बृजमोहन भी शेखरन की बात को सुन एक पल के लिए घबरा गया। वो कुछ पल खड़े होकर सोचने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल हवेली से बाहर चला गया। तभी दूसरी तरफ चांदनी का फोन बज पड़ा। जब चांदनी ने फोन देखा तो वो फोन बृजमोहन का ही था। फोन उठाते ही उसने कहना शुरू किया, क्या हुआ मैडम, आपने कोई मन बनाया या नहीं? देखिए, मैं आपका काम करवा सकता हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपके पास बस आज रात तक का समय है, क्योंकि सुबह होते ही हम शहर लौट जाएंगे, तो जल्दी कीजिए। ये सुनकर चांदनी का बुरा अंतर्मन एक बार फिर उस पर भारी होने लगा। वो एक पल के लिए शांत हो गई। तभी उसका अंतर्मन बोला, अब ज्यादा मत सोच, यह मौका हाथ से निकल गया तो तू पछताएगी। हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। यही सारी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। उस पल में चांदनी के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि क्या सही है और क्या गलत। तभी दोबारा बृजमोहन की आवाज सुनाई पड़ी, मैडम, क्या आपने तय किया, हाँ या ना? ये सुनते ही चांदनी बोली, हाँ, पता बताओ। ये सुनते ही बृजमोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई
उसने तुरंत ही पता बता दिया। वहीं चांदनी के मन में माही के प्रति बढ़ने वाली नफरत ने उसे मौत के मुंह में धकेलने का रास्ता साफ कर दिया था। लेकिन वो एक बार फिर मन ही मन विचार करके खुद से बोली, बस चांदनी, अब ज्यादा मत सोच, तुझे ये करना ही होगा। एक बार माही गई तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सोचकर चांदनी ने एक प्लान बनाया कि वो किस तरह माही को उस पते तक भेजेगी। उस समय माही छत पर टहल रही थी। वीर सिंह और गोमती गौतम समेत शहर गए हुए थे। तब चांदनी ने एक पल को काशी जी के कमरे की ओर देखा तो दरवाजा लगा हुआ था। सारी परिस्थितियों को देखकर चांदनी सीढ़ियों तक आई और उसके बाद जोर से रोते हुए छत पर पहुंच गई। जैसे माही ने चांदनी को इस तरह रोते देखा तो वो घबरा गई और पास आकर बोली, क्या हुआ चांदनी, बात क्या है? पर कहते कहते चांदनी की आवाज अटक रही थी। माही ने चांदनी को शांत करते हुए कहा, चांदनी, शांत होकर बताओ बात क्या है? तब चांदनी बोली, चेतन, वो चेतन को। कहते हुए चांदनी एक बार फिर रुक गई। तब चांदनी की बात सुन माही बोली, हाँ चांदनी बोलो, चेतन क्या? चांदनी ने अपने आप को शांत करते हुए इस बात का उत्तर दिया, कुछ लोग चेतन को उठाकर ले गए हैं। चेतन ने उनसे लड़ने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। जैसे माही ने चांदनी की इस बात को सुना तो वो घबरा गई, लेकिन एक पल के लिए कुछ सोचकर उसने कहा, लेकिन चेतन सुमेरपुर से कब लौटा? माही के इस सवाल ने एक पल को चांदनी को फंसा दिया, लेकिन वो तभी बात संभालते हुए बोली, वो अभी लौटा ही था। मैं घर के बाहर टहल रही थी तभी चेतन आया, लेकिन वो लोग शायद पहले से घात लगाकर बैठे थे। देखो, ये पेपर छोड़कर गए हैं। कहते हुए उसने तुरंत ही एक पेपर माही के सामने कर दिया, जिस पर लिखा था, माही, इस पते पर आओ और अपने इस प्रेमी को बचा लो, वरना। और आगे वो पेपर पूरी तरह खाली था। ये पढ़कर माही और ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं पाई और उस लिखावट को सच मानकर चांदनी से बोली, तुम फिक्र मत करो चांदनी, चेतन को कुछ नहीं होगा। मैं इस पते पर जा रही हूँ, तुम पीछे से मदद लेकर आना। मुझे पता है ये काम उस शेखरन और उसके साथी का ही हो सकता है। इतना सुनकर माही भागते हुए नीचे पहुंची। तभी चांदनी भी साथ आ गई और माही से बोली, नहीं माही, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, हम दोनों किसी तरह चेतन को बचा लेंगे। तब माही ने उसकी इस बात को सुनकर कहा, ठीक है, तो फिर जल्दी चलो। इतना कहते हुए माही और चांदनी पर्ची पर लिखे उस पते की ओर निकल गए, लेकिन काशी जी अपने कमरे की खिड़की से उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। जैसे वो दोनों लड़कियां भागते हुए वहां से चली गई, तब काशी जी बाहर आते हुए बोले, इतनी रात को ये दोनों लड़कियां कहां जा रही है? लगता है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, मुझे भी तुरंत जाकर देखना चाहिए। इतना कहते हुए वो दोबारा अपने कमरे में गए और फिर कुछ पल के बाद वो माही और चांदनी के पीछे चले गए। इधर माही और चांदनी दोनों मंदिर के पास तक पहुंच चुके थे। तब माही बोली, ये पता तो सीधे हवेली की ओर जा रहा है। अगर हवेली में ही बुलाना था तो इतना घुमा फिरा कर लिखने की क्या जरूरत थी? कहते हुए माही कुछ सोचने लगी। तब चांदनी तुरंत घबराते हुए खुद से बोली, लगता है इसे शक हो गया है। ये सोचकर चांदनी ने वो पर्चा माही के हाथ से छीन लिया और उसे समझने का नाटक करते हुए बोली, नहीं माही, हवेली नहीं, ध्यान से देखो, हवेली के पीछे किसी भवन तक ये रास्ता ले जा रहा है। ये सुन माही बोली, तो फिर देर किस बात की, चलो चले। कहते हुए माही आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही चांदनी आगे बढ़ी तो उसने अपने पैर में चोट लगने का नाटक करते हुए कहा, आह माही। ये सुनते ही माही बोली, क्या हुआ चांदनी? तब चांदनी ने कहा, लगता है मेरे पैर में चोट लग गई है, तुम चलो, मैं मदद लेकर आती हूँ। ये सुन माही ने हाँ में सिर हिलाया और उस रास्ते पर चली गई। तब चांदनी खड़े होते हुए बोली, अलविदा माही। ये कहकर चांदनी ने घर की ओर रुख कर लिया। वो पूरे रास्ते उस सब के बारे में ही सोचती रही। चांदनी घर पहुंच चुकी थी। वो पलंग पर बैठकर माही के साथ किए धोखे के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ माही हवेली के पीछे बने उस छोटे भवन तक पहुंच गई, लेकिन उस भवन के पास कोई हलचल नहीं थी। माही दीवार के पास खड़े होकर यहाँ वहां देखते हुए मन ही मन बोली, ये क्या, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं पहुंच गई। ये सोचकर माही ने उस भवन के पिछले हिस्से में लगी एक खिड़की से देखने की कोशिश भी की, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। केवल मशालें जल रही थी, पर कोई हलचल नहीं थी। माही वहां से जाने वाली थी कि तभी अंदर से आवाज आई,
वो लड़की अब तक नहीं आई, तो फिर क्या करना है इसका? कहकर वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर दोबारा बोला, क्या कहा? मार दूं? सच में मार दूं? उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज किसी का आदेश सुन रही हो। जैसे माही को ये लगा कि वो आदमी चेतन को मारने वाला है, तो माही बिना कुछ सोचे समझे भवन के दरवाजे पर जोर से धक्का देकर अंदर जाते हुए बोली, नहीं, रुक जाओ, मैं आ गई हूं। कहते हुए माही चारों ओर देख ही रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक चेहरे पर कपड़ा बांधे बृजमोहन कमरे में दाखिल होते हुए बोला, आओ माही आओ। माही उसे देखकर जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम और कहां है चेतन? क्या चाहते हो? ये सुनकर एक और आवाज सुनाई पड़ी, तुम्हारी मौत माही। इतना सुनना था ही कि माही उस आवाज को पहचानते हुए बोली, शेखर। कहते हुए माही सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ माही और चांदनी को ढूंढने निकले काशी जी भी हवेली तक पहुंच चुके थे। वो हवेली के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे और बंद दरवाजे को साथ लाई टॉर्च के सहारे देखते हुए बोले, ये दरवाजा तो बंद है, फिर माही और चांदनी आखिर कहां चली गई? वो सोचकर वो हवेली के चारों ओर देखने लगे। तभी उन्हें हवेली के पीछे वाले भवन से आ रही रोशनी दिखाई पड़ी। तब काशी जी ने खुद से बात करते हुए कहा, लगता है वहां जरूर कोई है, मुझे अभी के अभी जाकर देखना होगा। इसी ख्याल के साथ काशी जी उस भवन के करीब पहुंच गए और अंदर से आ रही आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन आवाज कुछ साफ नहीं आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने दरवाजे के और पास जाना जरूरी समझा। वहां पहुंचकर दरवाजे से कान लगाते हुए उन्होंने सुनने की कोशिश की। वहीं कमरे में मौजूद माही जोर से चिल्लाई, शेखरन, मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ तुमने चेतन को कहाँ रखा है? ये सुनते ही शेखरन और बृजमोहन दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन माही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। एकाएक शेखरन आगे आया, माही के सामने सिर हिलाते हुए बोला, बेचारी माही, तुम अब तक नहीं समझी? कहते हुए शेखरन ने बृजमोहन की ओर देखकर कहा, देखा मोहन, ये बेचारी अब तक समझ नहीं पाई। इतना कहते हुए उसने दोबारा माही की ओर देखकर गुस्से से भरी आवाज में कहा, मूर्ख लड़की, ये सब एक जाल था जिससे तुझे फंसाया जा सके, और देखो तुम आकर फंस भी गई। सच कहूं तो चेतन हमारे पास है ही नहीं। ये सुनकर माही के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो हैरानी के साथ बोली, क्या मतलब? चेतन को तो तुम ही उठा कर लाए थे और तुम्हें तो खुद चांदनी ने उसे उठाते। कहते कहते माही रुक गई और सोचने लगी। तब शेखरन माही को देखकर बोला, हाँ, अब तुम सही समझी, किसी और ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपने लोगों ने धोखा दिया है। तो बताओ, कोई आखिरी इच्छा, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय करीब है। ये सुनकर माही घबरा गई। क्या वाकई शेखरन उसे मार देगा या कमरे के बाहर खड़े काशी जी उसे बचा पाएंगे?